अगर आप एक पर्सन विद डिसेबिलिटी हो तो दुनिया ये मानने लगती है कि आप में कोई एबिलिटी ही नहीं है। एग्जैक्टली। अच्छा, दुनिया क्या है ना, आपको मौका नहीं देना चाहती। हम स्कूल्स तो इंडिया में वैसे भी बहुत एरोगेंट होते हैं एंड दे ऑल बिलीव कि पता नहीं मुझे हम सब के लिए की तरफ से इतनी शर्म आई ना कि हम कैसे लोग हैं कि एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को हम इतने सेंचुरीज से इस तरह से इल ट्रीट कर रहे हैं। कमी पे आती हूँ पहले तो वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके। वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत शॉर्टेज है ऑन मोस्ट थिंग्स। कुछ कहानियाँ जिन्हें बार बार दोहराया जाना चाहिए। ये कहानी किसी किताब की नहीं है बल्कि एक जीवंत है। ये कहानी हमें विश्वास दिलाती है कि आप किसी चीज़ को लेकर वाकई में दृढ़ संकल्पित हैं तो वो आप उसे निश्चित तौर पर पूरा कर सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आकांक्षा मिश्रा। विश्व की पुकार है या भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। पीयूष मिश्रा जी की इन्हीं लाइनों को सच में तब्दील करने वाली हमारी आज की गेस्ट हैं, जिन्होंने जीवन के शुरुआती दिनों से ही चुनौतियों को अपना दोस्त बना लिया। चुनौतियों को उनके दोस्त बनाने में उनके पेरेंट्स ने अहम भूमिका निभाई। स्कूल में एडमिशन से लेकर UPSC के सफ़र को पूरा करने में उस हौसले ने उनकी पग पग पर मदद की। हमारी आज की गेस्ट हैं इरा सिंघल, जिन्होंने UPSC 2014 की परीक्षा में देश में पहला स्थान हासिल किया और सिविल सेवा परीक्षा में टॉप करने वाली वो पहली दिव्यांग महिला हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो मैम, आप जिस धैर्य के साथ शुरुआती दिनों से ही और आज तक भी आप कई मौक़ों पर उस लड़ाई को लड़ती रहती हैं और कई मौक़ों पर मैंने सुना भी आपको कि वो सारी चीज़ें आपके लिए उतनी मैटर नहीं करती हैं। आपका कॉन्फिडेंस, आपका काम वो ज़्यादा मैटर करता है। कैसे टैकल करती हैं इन सारी चीज़ों को और ये धैर्य आप में कहाँ से आता है? आई थिंक धैर्य की जहाँ तक बात है तो ये आपको अपने आप को सोच के, और अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है, आप आप क्लियर हो कि आप क्या कर रहे हो, तो शायद पेशेंस आ जाती है। एंड नेचुरली भी आई एम वेरी पेशेंट। मैं चीज़ों का वेट कर सकती हूँ और मैं कभी भी ना कोई चीज़ करते समय ये नहीं सोचती कि मैंने एफर्ट किया है तो इसका अब रिजल्ट आना ज़रूरी है। ओके। सबसे बड़ी गलती इंसान क्या करता है ना कि हमने कुछ किया तो हम ये सोचते हैं कि मैंने किया है तो अब इसका मुझे उतना ही रिजल्ट भी मिलना चाहिए। आई एम प्रिपेयर्ड फॉर फेलियर। मैं ये मानती हूँ कि मैंने अपनी तरफ से किया है, ज़रूरी नहीं है कि रिजल्ट आए। और हो सकता है बाकी दुनिया का एफर्ट मेरे से ज़्यादा हो। वो अपने आप को जो ओवर एंड अंडर एस्टिमेट करने की प्रॉब्लम है ना, वो मैं कम करती हूँ। प्रेशर में डाल देता है कई बार। एग्जैक्टली। तो मैं वो चीज़ नहीं करती। मैं ये मानती हूँ कि मेरा काम अपनी तरफ से एफर्ट करना है। उसके बाद रिजल्ट आए ना आए वो सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है। ओके। तो मैम, मैं आपके बचपन के दिनों में जाना चाहूँगी। आप बचपन में आपको कौन सी चीज़ें करना सबसे ज़्यादा पसंद था और आज भी आप उनमें बहुत अच्छी हैं? मैं बचपन में डांस करती थी। मैंने थिएटर बहुत किया है। अरे वाह। एंड आई वाज अ गुड कुक ऑल्सो Very एंड good. ट्रैवलिंग एंड रीडिंग। आई थिंक ये सारी हॉबीज़ मेरी अभी तक हैं। उसके अलावा ना आई एम समबडी जो थोड़े टाइम के लिए हॉबीज़ लेता है और फिर आगे भी बढ़ बोर जाता हो जाने है। के बाद थोड़ा उसके बोर भी क्या, आप आगे बढ़ जाते हो, कोई नई चीज़ मिल कुछ गई। नई चीज़ें ट्राई करते हो। सो कुछ चीज़ें कंसिस्टेंट रहती हैं, कुछ चीज़ें आगे बढ़ जाती हैं। तो कुकिंग में मैम आपको क्या बनाना पसंद है? जो खाने वाले का वो, बट आई एम वेजिटेरियन, तो मैं वेजिटेरियन ही बनाती हूँ। बट ऐसा वो नहीं है स्पेसिफिक। बट मेरी प्रॉब्लम क्या होती है ना, मतलब मुझे खाने में एक ज़रूर वो चाहिए कि जो चीज़ जैसी बननी है वैसी हो। तो अगर मेरे पास खाने में मेरे को बहुत दिक्कत है एंड उसके लिए अगर मेरे पास सामान एंड बर्तन ठीक नहीं है ना, तो फिर मैं वो नहीं बनाऊँगी। ओके। मतलब किसी भी तरह की उसमें कमी ना रह जाए। हाँ, दैट इज़ वन थिंग जिसमें नहीं टॉलरेट होगा मुझे। तो जैसे मैम, मैं आपके स्कूल और कॉलेज दिनों की बात करूं तो जैसे एडमिशन, मैंने कई बार कई मौक़ों पर रिसर्च के दौरान पढ़ा और सुना भी कि एडमिशन लेने में कई बार आपको दिक्कत होती थी। और फिर कॉलेज में भी अलग लेवल पे एडमिशन तो खैर नहीं, वहाँ पे आपने एग्ज़ाम को बीट करके एडमिशन लिया, लेकिन अन्य मौक़ों पर आपको कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ते थे। तो वो क्या थे और किस स्ट्रीम में आपने क्या क्या पढ़ाई की, वो दर्शकों को बताइए। सो सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है ना, अगर आप एक पर्सन विद डिसेबिलिटी हो तो दुनिया ये मानने लगती है कि आप में कोई एबिलिटी ही नहीं है। एग्जैक्टली। अच्छा, दुनिया क्या है ना, आपको मौका नहीं देना चाहती। हम स्कूल्स तो इंडिया में वैसे भी बहुत एरोगेंट होते हैं एंड दे ऑल बिलीव कि पता नहीं वो बच्चों पे एहसान कर रहे हैं उन्हें एडमिशन देके। तो जब भी किसी स्कूल में एडमिशन की बात आई,
हमेशा ऐसा हुआ कि ये बच्चा तो डिसेबल्ड है, ये हमारे स्कूल के लायक नहीं है, जबकि आई एंडेड अप बिकमिंग वन ऑफ द टॉप स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल्स हमेशा। बट हर बार वो एडमिशन लेने में इतनी दिक्कत हुई है, मेरे पापा को इतने चक्कर काटने पड़े हैं, इतनी बार भीख मांगनी पड़ी है कि आप टेस्ट लेके चेक कर लो बच्चे को कुछ आता है कि नहीं। एंड बहुत स्कूलों ने नहीं लिया, यही रीज़न से कि ऐसे बच्चे तो स्पेशल स्कूल्स में पढ़ने चाहिए, यू नो, ऐसे बच्चे हमारे यहाँ नहीं पढ़ सकते। एंड 80s 90s में मेंटालिटी थोड़ी डिफरेंट थी। हाँ, हालांकि अभी भी देखने को मिलता है, बहुत मिलता है। मेरे पास बहुत पेरेंट्स की रिक्वेस्ट आती हैं। व्हाट स्कूल्स डोंट रियलाइज इज आपका काम ना एकेडमिक नहीं, आपको अच्छा इंसान बनाने का काम होता है। Exactly. और आप अगर खुद की ही सोच आपकी खराब है तो आप बच्चों को कैसे सिखाएंगे? और हम तो इंक्लूसिव ग्रोथ पे फोकस कर रहे हैं। वो तो आज की बात है, मैं तो उस समय की बात कर रही हूँ जब आप पहले, हाँ, है ना। क्योंकि आपका देखो, अगर आप बचपन से एक चीज देखते एक चीज के साथ बड़े हुए हो ना, तो वो चीज आपको अलग नहीं लगेगी। अब हम इस कमरे में बैठे हैं, अचानक से यहाँ एक एलिफेंट आ जाए, है ना, हम दोनों परेशान हो जाएंगे ना, हम दोनों सोचेंगे क्या करें कि स्टूडियो में कैसे एलिफेंट आ गया, है ना। बट अगर नॉर्मली स्टूडियोज में एलिफेंट्स घूमते हो तो हमें कुछ नहीं लगेगा, राइट? वी आर यूज्ड टू इट, एलिफेंट इज यूज्ड टू इट, एवरीबॉडी इज यूज्ड टू इट। इट्स द सेम थिंग। अगर आपकी क्लास में हर तरीके के बच्चे बचपन से पढ़ रहे हैं ना, तो आपको सबके साथ पढ़ने की आदत है, आपको सबके साथ एडजस्ट करने की आदत है, एंड उस बच्चे को भी नॉर्मल दुनिया में कैसे बिहेव करना है, कैसे रहना है, ये आदत हो जाएगी, राइट? दुनिया भी उसके हिसाब से हो जाएगी और वो भी दुनिया के हिसाब से हो जाएगा। बट जब आप सेग्रीगेट करोगे तो लोग अलग ही हो जाएंगे। सो दैट वाज वन थिंग दैट ऑलवेज हैपन। दूसरा, कॉलेज लेवल पे, सिंस यू आस्क्ड कि मैंने क्या पढ़ा है, आई एम ए कंप्यूटर इंजीनियर एंड उसके बाद आई डिड माई MBA एंड मैंने कॉर्पोरेट में एज अ स्ट्रैटेजी मैनेजर काम भी किया है। तो कॉलेज में सबसे ज़्यादा दिक्कत ये होती थी कि तुम एक लड़की हो और उस पर से तुम एक डिसेबल्ड लड़की हो, तो तुम इक्वलिटी कैसे मांग सकती हो, यू नो, तुम कैसे सोच सकती हो कि तुम। और ये बात दिल्ली विश्वविद्यालय की है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। में यस, दिल्ली के कॉलेजेस, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर के कॉलेजेस थे। बट ये ना, आई थिंक जगह की बात नहीं है, ये आपको पूरे देश में मिलेगा कि लड़कियों को अभी भी लीडरशिप रोल्स, इक्वलिटी, वो सोचना अलाउड नहीं होता। आज शायद मैं जहाँ बैठी हूँ वहाँ मेरे से कोई ये नहीं पूछेगा, बट तब भी ना, जब कहीं पे वो चीज़ आती है तो हमेशा ऑटोमेटिकली ना ये माना जाता है कि लड़कियों का राइट नहीं है उस चीज़ पे। तो लड़कियां भी अपने आप को शायद उस वजह से पीछे रखने कर लेती हैं कई बार। हाँ, मेजॉरिटी करती हैं। तो मैं उनमें से थी जो नहीं करती थी, और उससे लोगों को बहुत दिक्कत होती थी, बहुत दिक्कत होती थी। एंड सबसे ज़्यादा लोग मेरे बारे में यही बोलते थे कॉलेज में कि पता नहीं अपने आप को क्या समझती है, यू नो, मतलब ये, यू नो, आप छोटे से हो, आप सुंदर नहीं हो ट्रेडिशनली, एंड यू नो, तो लोगों को बहुत दिक्कत है कि आप कैसे सोच सकते हो कि आप डिजर्व करते हो, आपकी कैसे हिम्मत है, यू नो, एंड दैट वाज अ बिग प्रॉब्लम। एंड कॉलेज लेवल में लोग इनसिक्योर खुद भी होते हैं। देखो, जब आप पहली बार घर से बाहर निकलते हो, आप भी अपनी आइडेंटिटी खोज रहे हो, exactly. है ना, आप भी अपने आप को डिफाइन करना चाह रहे हो। उस स्टेज पे आपको एक ऐसा इंसान मिल जाए जिसे अपनी आइडेंटिटी की दिक्कत नहीं है, एंड आपको देखने में लगता है कि वो इंसान आपसे बहुत कमजोर है, तो आपको और प्रॉब्लम होती है, बिकॉज दे मेक यू फील बैड अबाउट हु यू आर। वो आपको ना और इनसिक्योर फील कराता है इंसान कि देखो, उसमें इतनी सारी कमियां हैं, तब भी वो इनसिक्योर नहीं है, और हमें कोई ऐसी कमी नहीं है देखने में, और हम इनसिक्योर हैं। तो आपको क्या होता है ना, उस इंसान से और प्रॉब्लम होने लगती है। तो शायद मेरे साथ ये और ज़्यादा होता था, एक्स्ट्रा स्टेप, कि बिकॉज मैं इनसिक्योर नहीं थी अपने बारे में, आई वॉज ओके विद हु आई वॉज, आई एक्सेप्टेड माई सेल्फ। मेरे लिए मैं ठीक हूँ। बहुत अच्छी लगती है आपकी बात कि आप उस चीज़ को बहुत पॉजिटिवली और बहुत अच्छे तरीके से उस चीज़ को लेते हो। देखो, दुनिया में कमियां सब में हैं, एग्जैक्टली, सब में, राइट? आप कमियों पे फोकस करते रहोगे तो एक नेगेटिव इंसान ही बनोगे। आप अपनी अच्छाइयों पे फोकस करो, आप वो बन जाओगे। आप एक बात सोचो, एक बच्चा वो एक चीज़ में 50 पे है, एक चीज़ में 10 पे है, राइट? अगर उसके पास 40 मेहनत करने का स्कोप है और वो जो 10 वाली चीज़ है उस पर लगाएगा, तो वो 50 तक ही पहुंचेगा ना, एवरेज ही होगा ना सब चीज़ में। एंड वो जिस चीज़ पे फोकस करे दुनिया वही देखेगी। बट अगर वो जिस चीज़ में 50 पे है उस पर फोकस करेगा तो वो 90 पहुंच गया ना। फिर दुनिया बात करेगी कि वो किसी और चीज़ में 10 पे है? नहीं, बिल्कुल नहीं करेगी ना। बट हम गलती क्या करते हैं, हम वो 10 वाली चीज़ पे फोकस करते रहते हैं। हम ये सोचते हैं, अरे यार इसमें तो मैं बेकार हूँ, अरे यार मैं इसमें तो ख़राब हूँ, और आप उसी पे लगे रहते हो। वहाँ डिफरेंस आ जाता है। सो दैट इज़ व्हाट आई हैव ऑलवेज डन,
कि 10 वाली चीज़ें हैं, जैसे स्पोर्ट्स है, मैं नहीं हूँ, अब लाइब्रेरी के किसी ऊपर के शेल्फ से किताब उतारनी है नहीं है कोई प्रॉब्लम। बट उस किताब को पढ़कर मैं कितना अच्छा काम कर सकती हूँ वो मेरी एबिलिटी है। एग्जैक्टली तो जो चीज़ें मैं कर सकती हूँ मैंने हमेशा उस पर फोकस किया, एंड मैं परेशान नहीं होती कि मैं ये चीज़ें नहीं कर सकती, कोई बात नहीं, सब कुछ, बहुत चीज़ें हैं जो सब नहीं कर सकते। आई थिंक मुझे लगता है एक्सेप्टेंस आपकी बहुत बड़ी पावर है और उससे सबको सीखना चाहिए। तो मैम जैसे कि यूपीएससी का जो एग्ज़ाम था, अब ये तो बात हुई कॉलेज लेवल तक, यहाँ मैम ने यूपीएससी का एग्ज़ाम भी क्रैक किया, IRS उनको पोस्टिंग भी मिली, लेकिन उनको ज्वाइन करने के लिए वो मौका नहीं मिला। हाँ। फिर उन्होंने यहाँ पर भी लड़ाई लड़ी, वो किस्सा क्या है आप बताइए। सो क्या हुआ, जब मैंने सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दिया तो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी जो होते हैं वो सिर्फ डिसेबिलिटी कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि जो जनरल कैटेगरी का मेडिकल क्राइटेरिया है आप उसे कभी भी पार नहीं कर पाओगे, तो आप सिर्फ डिसेबिलिटी कैटेगरी में ही अप्लाई कर सकते हो। तो मेरे केस में क्या, अच्छा उसमें भी क्या होता है, देयर आर 2 लिस्ट्स, एक आपकी एबिलिटी की लिस्ट, एक आपकी क्या डिसेबिलिटी है उसकी लिस्ट। इन दोनों लिस्ट में ना आपस में कोई कोरिलेशन नहीं है। मतलब एक मीटिंग है जिसमें सब लोग बैठे, उन्होंने कहा मुझे ये वाली डिसेबिलिटी पसंद है, मुझे ये वाली पसंद है, मुझे ये वाली पसंद है, और मेरे यहाँ ये काम मुझे करवाना है, और उन्होंने चूज़ कर लिया, जिसका कोई मेडिकल रैशनल नहीं है, उनके काम से कोई लॉजिक नहीं है। तो ऐसा एक लिस्ट है, उसके बेसिस पे सालों से पीपल हैव बीन एक्सेप्टेड एंड रिजेक्टेड फ्रॉम सिविल सर्विसेज। अब जिस साल मैंने पेपर दिया उस साल क्या हुआ कि मैंने पेपर दिया, मेरे को मैं तो कॉर्पोरेट की अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़ के आई थी, सो आई वाज वेरी क्लियर कि मैं IAS या IFS के लिए ही पेपर दे रही हूँ, मुझे बाकी सर्विसेज का इतना पता भी नहीं था और मैंने सोचा नहीं था। सो क्या हुआ, जब मेरा रिजल्ट आया उसके बाद आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द सेकेंड अटेम्प्ट, क्योंकि मुझे लगा इतने नंबर तो मेरे आए नहीं कि मेरे को इनमें से कोई मिलेगा। तो जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी दूसरे अटेम्प्ट की, देन आई स्टार्टेड गेटिंग फ़ोन कॉल्स फ्रॉम पीपल हु सेड आपको पता है आपके साथ क्या हुआ, एंड मुझे नहीं पता था मेरे साथ कुछ हुआ है, यू नो। आप फिर से तैयारी में जुट गए थे। एग्जैक्टली तो मैंने तो चेक ही नहीं किया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अच्छा मेरा कोई सरकारी नौकरी से दूर दूर तक वास्ता नहीं है, मेरे परिवार में कोई नहीं है, मेरे रिश्तेदारों में कोई नहीं है, मेरे दूर के कजन्स वजन्स कोई आज तक सरकारी नौकरी में नहीं है। उस टाइम ये इंटरनेट भी इतना ज़्यादा नहीं। एग्जैक्टली इंटरनेट तो था ही नहीं इतना, तो मुझे पता भी नहीं था कि क्या है, क्या सिस्टम क्या नहीं। तो तब जब मेरे को इतने सारे फ़ोन आने लगे कि अरे तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या हुआ, एंड यू नो आपको पता ही नहीं आपके साथ कुछ हुआ है, तो आप सोचते अरे, तो आई स्टार्टेड रिसर्चिंग कि क्या हुआ है, एंड दैट्स व्हेन आई फिगर्ड आउट कि मेरे साथ क्या दिक्कत हो रही थी, कि मेरी जो लिस्ट ऑफ डिसेबिलिटी है उसमें कहीं पे भी मैं फॉल नहीं करती सिवाय IAS के। एंड जो एबिलिटीज सर्विसेज बोल रही थी कि हमें ये काम करवाने हैं, वो मैं ऑलमोस्ट सबके लिए थी। ये तो गलत है फिर। एग्जैक्टली राइट, सो दिस वाज वेरी इलॉजिकल। एंड वो जो लोग थे जिन्होंने मुझे कॉल किया था वो भी सब कैंडिडेट्स थे जिनको इस बेसिस पे ऐसे ही किसी क्राइटेरिया से डिसेबिलिटी कैटेगरी में, यानी आप IAS में अगर सेलेक्ट हो जाते हो तो आप फिर एलिजिबल हो। हाँ। अगर अदर उसमें जो सर्विसेज हैं उसमें सेलेक्ट होते हो तो आप फिर नहीं कर सकते। यस ओके। जबकि IAS को हम फील्ड जॉब मानते हैं। हाँ Right? हम उसमें कहते ही है कि फील्ड पोस्टिंग है नॉन फील्ड पोस्टिंग। तो IAS में तो मैं अलाउड हूँ, बट बाकी मैं किसी सर्विस में अलाउड नहीं हूँ। एंड जिन्होंने फ़ोन किया था उनके साथ भी सिमिलर चीज़ें हो रही थी। तो मुझे लगा ये तो बहुत अनफेयर है, बिकॉज अगर आपकी जो आपको काम कराना है मैं उस लिस्ट में आ रही हूँ, फिर आप कैसे कह रहे हो कि नहीं जी हमें तो नहीं। आपका काम से आपको मतलब एग्जैक्टली आपको इस बात से क्या मतलब है कि मेरी डिसेबिलिटी क्या है। सो दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड टू गो टू कोर्ट, एंड मुझे लगा कि आप एक बात समझिए, इंडिया में डिसेबिलिटी एक बहुत बड़ा इनकम से रिलेटेड फैक्टर होता है। पॉवर्टी लीड्स टू अ लॉट ऑफ डिसेबिलिटी इन इंडिया। ओके। बिकॉज बच्चा जब माँ अगर गरीब है तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसे न्यूट्रिशन ठीक नहीं मिला, डिलीवरी के टाइम पे नहीं मिला, बच्चे को पैदा होने पे नहीं मिला, कुछ एक्सीडेंट हो गया तो उसको ट्रीटमेंट नहीं मिला, कुछ बीमारी हो गई तो उसको ट्रीटमेंट नहीं मिला, बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो डिसेबिलिटी जो है पॉवर्टी की वजह से आती है। तो मेजॉरिटी पीपल विद डिसेबिलिटी कम फ्रॉम पुअरर बैकग्राउंड्स, उसके ऊपर से उनके साथ ये अन्याय फिर होता है। आप एक बात सोचिए, एक बच्चा विद डिसेबिलिटी उसके लिए स्कूल जाना ही कितना मुश्किल है, और फिर एक सिविल सर्विसेज जैसे एग्ज़ाम को देना और फिर उसे पास करना। ओ, वैसे भी पैनिक वाला एग्ज़ाम है, आपको तैयारी के दौरान इतनी ज़्यादा स्ट्रेस होता है, एंग्जाइटी होती है, और सिलेक्शन का एक तो इतना ज़्यादा उसमें रेशियो भी इतना ज़्यादा नहीं है, वो प्रेशर बहुत कम रेशियो है। सो उसके ऊपर से आपने जिस बच्चे ने मेहनत करके वहाँ तक आया है
उसको आपने फिर ऐसे रिजेक्ट कर दिया। बच्चा बोलना तो गलत होगा कैंडिडेट ने, बट सो दिस इज़ वेयर आई फेल्ट कि दिस इज़ अनफेयर एंड somebody needs to do something about this, and क्योंकि I come from a relatively better background and I had been working and earning, so I thought कि I will take up this thing, and that's when I went to court. ओके। एंड मेरे साथ अजीब चीज़ ये हुई कि मेरे सेकेंड अटेम्प्ट में भी मेरा सिमिलर रैंक आया। हाँ, थर्ड अटेम्प्ट में भी आया है, yes, वही yes. तो मैंने देखा। उसके बाद आपने इतने प्रेशर के साथ लेकिन फिर तो आपने फोड़ दिया उस एग्जाम को, फिर रैंक 1। यस, फोर्थ अटेम्प्ट में आई गॉट इट। फोर्थ अटेम्प्ट में वो मिला आपको। तो जैसे मैंने रिसर्च के दौरान ये पाया कि आपने 300 से ज़्यादा बाल मजदूरों को जो है उनके लिए काम किया है, बचाया है। एक ट्रांसजेंडर को आई थिंक दो को नौकरी दिलाई है सरकारी। वो वाक़या क्या है? बहुत इंटरेस्टिंग है। मेरे एरिया में बहुत सारी इंडस्ट्रियल एरियाज थे जिनमें छोटे बच्चों को। आप दिल्ली की बात कर रहे हो ना? हाँ, दिल्ली में मैं एक टुवर्ड्स आउटस्कर्ट्स में पोस्टेड थी, रूरल एरिया के उधर। तो वहाँ पे मुझे एनजीओज़ ने आके बताया कि यहाँ पे चाइल्ड लेबर काफ़ी हो रहा है, तो उसके लिए हम रेड्स प्लान करके अंडर चाइल्ड लेबर एक्ट वी यूज्ड टू रेस्क्यू चिल्ड्रन। तो उसमें हम लोगों ने 335 चाइल्ड एंड बॉन्डेड लेबरर्स को रेस्क्यू किया है। एंड खाली मेरा क्रेडिट नहीं है, वो बहुत सारे लोग मिलके होता है, बट हाँ आई वाज द लीड ऑफिसर, एंड शायद अगर मैं वो पहल नहीं करती तो बाकी नहीं हो पाता। इनिशिएट तो करना ही। सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों में ट्रस्ट आए कि वो आपको बताएं कि ये गलत हो रहा है और आप उसे फिर सॉल्व करें। सो दैट वाज द थिंग कि वो है। जो ट्रांसजेंडर्स वाली बात है वो ज़रूर मैं डिटेल में बताना चाहूँगी, बिकॉज शायद एक आध लोग और हैं जो वो समझ पाएँ। सो हमारी सोसाइटी में ना ट्रांसजेंडर्स ऐसे लोग हैं जिनके बारे में हम कभी नहीं सोचते, जिनके वो हमारी सोसाइटी से इतने कटे हुए हैं कि वो हमारी ना साइकी में रजिस्टर ही नहीं होते। उनके बारे में मतलब they're not a part of the world। उनको देख के अजीब सा लोगों का एक्सप्रेशन, परसेप्शन वो सारा आपको बचपन से ये सिखाया गया है ना कि भाई वो गलत लोग हैं, उनके साथ कुछ खराब है, दूर रहो दूर रहो। सो मैं भी जब सर्विस में आई थी तो मुझे ऐसा कोई एम नहीं था कि मुझे ट्रांसजेंडर्स को कुछ वो करना है, बिकॉज आप उनके बारे में सोचते ही नहीं हो। आपने देखा नहीं, आपकी सोसाइटी में नहीं, आप सोचते नहीं हो। बाकी सबको तो आप देखते हो एंड समझते हो। अच्छा, सो क्या हुआ, मुझे एक एनजीओ ने जो ट्रांसजेंडर्स के लिए काम करता है, उन्होंने एक इवेंट में बुलाया। उन्होंने कहा हमारा एक मीटिंग है जहाँ सब आते हैं, वी वांट कि आप आके उनसे इंटरेक्ट करिए। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मैं मना कहीं नहीं करती। आई वॉज अ लिटिल हेजिटेंट, मुझे पता नहीं था वहाँ क्या करना है क्या है, एंड आई नेवर हैड एक्सपीरियंस विद ट्रांसजेंडर पीपल, तो मुझे बिल्कुल ही उस बारे में टॉपिक पे नॉलेज ही नहीं थी। एंड वो है ना, आपने बचपन से आपको कुछ कुछ बोला गया है, सोसाइटी ने डायरेक्टली घर में ना भी बोला हो तो भी सोसाइटी से आप पिक करते हो ना। किसी और के घर में कुछ हुआ या किसी और के पेरेंट्स ने बोला तो उसने आके आपको ऐसे आप कॉन्वर्सेशंस पिक करते हो। सो आई वेंट देयर एंड टिल डेट आज 10 साल की मेरी नौकरी हो चुकी है। वो शायद पहला और आखिरी टाइम है जब ऑडियंस ने जो मेरे से सवाल पूछे उसका मैं ऐसा कोई जवाब नहीं दे पाई कि वो उसके लिए क्या कर सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है, आप मुझे कोई प्रॉब्लम बताएंगे, आई कैन टेल यू कि आप इस सिचुएशन को अपने लेवल पे ठीक करने के लिए क्या कर सकते हो। बट वो एक लौता टाइम था जब मैं ये नहीं बोल पाई कि तुम अपनी ज़िंदगी में ये गलत कर रहे हो और तुम इसे सुधार लो, क्योंकि उनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी ना वो सोसाइटी की वजह से। अब आप एक बात सोचो, एक बच्चा पैदा होता है ट्रांसजेंडर, पहली चीज़ तो उसके माँ बाप उसे फेंक देते हैं, है ना, क्योंकि आप कहते हो अरे ये बच्चा तो बेकार है, इसको फेंक दो। वो ले जाते हैं कम्युनिटी और आप उन्हें दे देते हो। मान लो गलती से आपके माँ बाप ने आपको नहीं दिया, आप स्कूल जाते हो, स्कूल में आपके क्लासमेट्स नहीं, आपके टीचर आपका मजाक बनाते हैं। हाँ, कि ये तो कुछ अलग ही प्राणी है, कुछ अलग ही आ गया है। टीचर्स मजाक बनाते हैं ओपनली, ठीक है। आप सोच के देखो वो बच्चा पढ़ पाएगा जिसके टीचर उसे क्लास में बुली कर रहे हैं? तो टीचर्स करेंगे, स्टूडेंट भी ऑब्वियसली करेंगे। वो बच्चा कैसे पढ़ेगा वहाँ उस एनवायरनमेंट में? आप कैसे सीख सकते हो जब पूरा एनवायरनमेंट आपको बुली कर रहा है, राइट? अच्छा, मान लो बहुत लकी निकला वो बच्चा, वो पढ़ के बाहर निकल भी गया, ठीक है, मैं मतलब बहुत लकी हुए निकल गया, कोई नौकरी देगा? कोई नौकरी नहीं देगा, क्योंकि ऐसे लोगों को कोई नौकरी देगा। और मैं तो 2015-16 की बात कर रही हूँ। आज तो फिर भी मूवमेंट बहुत आगे बढ़ा है जब से एक्ट वो सेक्शन हटा है एंड ऑल ऑफ दैट, बट एक्ट भी आया है, ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट, बट उस टाइम पे कुछ नहीं था। एंड सोच के देखो, वो बच्चा उसे ना कोई नौकरी दे रहा है, वो कहीं घर लेने जाता है किराए का, तो दुनिया कहती है
कि हम घर नहीं देंगे क्योंकि पड़ोसी कहेंगे तुमने किसे घर दे दिया हमारे यहाँ, राइट? क्या ऐसे इंसानों को तुमने हमारी आसपास बैठा दिया तो उन्हें कोई घर नहीं देता है। आप सोचो कोई काम नहीं देता, कोई घर नहीं देता, कैसे सर्वाइव वो क्या करे इंसान, वो क्या करेंगे? सो वो जब मैंने उनकी रियलाइज़ करी ना प्रॉब्लम्स, आई फेल्ट सो अशेम्ड ऑफ अस एज अ सोसाइटी। मुझे हम सब के लिए की तरफ से इतनी शर्म आई ना कि हम कैसे लोग हैं कि एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को हम इतने सेंचुरीज से इस तरह से इल ट्रीट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सोसाइटी की वजह से ही आप उस टाइम ब्लैंक भी रह गए कि आपको कुछ उस टाइम कुछ सोल्यूशन ऐसा कुछ समझ नहीं क्योंकि उनकी गलती नहीं थी ना, नहीं थी, सोसाइटी उनके साथ ऐसा कर रही है। अब आप उनसे कैसे कहो कि टीचर से तुम्हें बुली कर रहा है तो कोई बात नहीं, इग्नोर कर दो, कैसे करें? ऐसे नहीं होगा, आप ऐसे नहीं जी सकते क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटी भी नहीं दे रहा है कोई। भाई इग्नोर तो तब करो ना जब आपको फिर उसकी वजह से आपकी अपॉर्चुनिटीज़ पे फ़र्क ना पड़े, आपकी तो अपॉर्चुनिटी भी नहीं आएगी, राइट? तो वहाँ मुझे बहुत बुरा लगा एंड तो उसके बाद मैं कुछ बोल ही नहीं पाई उनको कि तुम ये गलत कर रहे हो या वो गलत कर रहे हो। क्योंकि देखो एक बात समझो, दुनिया में कोई भी ना अलग नहीं होना चाहता है। यू नो मास्लोज नीड हायरार्की, सोशल एक्सेप्टेंस इज़ अ हाई लेवल नीड। हम सब चाहते हैं कि सोसाइटी का हम पार्ट रहें। आप अलग ना एक पॉजिटिव तरीके से होना चाहते हो, हाँ। ना कि एक नेगेटिव तरीके से जब आपका मजाक बनाए लोग। तो कोई भी ना अलग नहीं होना चाहता है, कोई भी जान के नहीं कुछ बनने की कोशिश करता है ताकि लोग उसका मजाक बनाएं, है ना? सो क्या है, उसके थोड़े टाइम बाद जब वहाँ से वही एनजीओ के लोग मेरे पास आए, उन्होंने बोला कि मैम हमें ना एक जगह चाहिए, हम अपनी सिलाई कढ़ाई की एंड ब्यूटी पार्लर खोलना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ हमें कहीं जगह दिला दो। तो मैंने कहा कि नहीं मैं तुम्हें जगह नहीं दूंगी, क्योंकि अगर मैं भी तुम्हें जगह दूंगी तो तुम वही करते रह जाओगे। देखो अगर आप एक टेलर की दुकान है तो लोगों के पास ऑप्शन है कि आप इस टेलर की दुकान से या उस टेलर की दुकान किसी से भी काम कराओ, राइट? तो लोग तुम्हें हमेशा इग्नोर कर सकते हैं। ब्यूटी पार्लर में भी उनके पास ऑप्शन है, वो किसी और ब्यूटी पार्लर पे भी जा सकते हैं। तो मतलब ज़रूरी नहीं है ना कि तुम्हारा असिमिलेशन हो सोसाइटी में, लोग तुम्हें एक्सेप्ट करें। तो मैंने क्या किया, मैंने उन लोगों को अपने ऑफिस में मेरे पास कुछ वैसे जॉब्स की जगह थी, हाँ, तो मैंने उनको उसमें वो दिया एंड आई मेड श्योर टू पुट देम ऑन माई रिसेप्शन। अच्छा, उसका लॉजिक ये था कि एसडीएम ऑफिस की रिसेप्शन जो है ना उसका कोई ऑल्टरनेट नहीं होता। आप ये नहीं कर सकते कि मैं के लिए उधर ही आना पड़ता है। नहीं, जो काम वहाँ से होगा ना वो कहीं और दुनिया में नहीं होगा। तो अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट बनना है, इनकम सर्टिफिकेट बनना है, आपका लैंड का कोई कागज़ का काम होना है, आप उसी ऑफिस में जा सकते हो, आप दुनिया के किसी और ऑफिस में नहीं जा सकते। आपके पास ऑल्टरनेट नहीं है, स्टेप इसको छोड़ के आप किसी और पे नहीं जा सकते हो। जैसे ब्यूटी पार्लर में आप ऑप्शन पे जा सकते हो, टेलर में आप जा सकते हो, बट आपको अगर किसी अपने आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए वो आप अपने ही एसडीएम से बनवा सकते हो। एंड दैट वाज द पॉइंट। एंड दूसरी चीज़ क्या हुई, मुझे आपसे अगर कोई काम कराना है तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपसे अच्छे से बिहेव करूँ, राइट? आज तक क्या होता था, ये लोग जाते थे बधाई मांगने या कुछ भी मांगने और लोग इनके साथ बुरा व्यवहार करते थे। पीपल वर बैड टू देम बिकॉज ये जा रहे थे उनके पास, इनकी नीड थी, राइट? तो पीपल वर, लोग इन्हें इग्नोर कर सकते थे, लोग इनके साथ बदतमीजी कर सकते थे, लोग इनको नाम धर सकते थे, जो मर्जी कर सकते थे। अब क्या हुआ, लोग इनके पास आ रहे थे अपना काम कराने और उन लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था। एक सिविल सर्वेंट इस लेवल पे बदलाव कर सकता है, ये पावर है। हाँ, सो दैट इज़ व्हाट आई डिड। एंड उसके बाद एक्चुअली उन लोगों की सोच, पब्लिक की जो सोच थी ना, और वो बहुत पेट्रियार्कल एरिया था जहाँ लड़की की ही कोई वजूद नहीं थी, ट्रांसजेंडर तो छोड़ ही दो आप। तो वहाँ पे कहाँ पे पोस्टेड थे आप? मैं अलीपुर एरिया में थी, नॉर्थ दिल्ली के उधर। तो मेरे अंडर में 32-33 गांव थे एंड काफ़ी प्रॉपर पेट्रियार्कल सोसाइटी थी वहाँ। तो वहाँ पे यू नो अब लोगों की जिम्मेदारी बन गई कि इनके साथ वो अच्छे से बिहेव करें, तो काम हो पाएगा। एग्जैक्टली। अच्छा, दूसरा चीज़ क्या हुआ ना, उसके थोड़े टाइम बाद कोविड आया, 1-2 साल बाद। एंड इनका क्या था, उससे पहले तक इनके परिवारों में भी इन्हें बहुत बुरी तरह ट्रीट किया जाता था। ये लोग वो थे बाई चांस जिनको अपनी फैमिली से भी कनेक्ट था, एंड इनकी फैमिली इन्हें बहुत इल ट्रीट करती थी। इन द सेंस इनकी कोई इज्जत नहीं थी अपने रिश्तेदारों में, इनकी कोई यू नो अहमियत नहीं थी। पर जब कोविड आया ना तब इनके परिवार में सबकी नौकरियां छूट गई, सिर्फ इनकी नौकरी थी। एंड अगर कोई काम होता था, क्योंकि कोविड में सरकार से ही काम होता था, बहुत सारा। आपको वैक्सीनेशन के लिए भी अपॉइंटमेंट चाहिए, आपको ट्रैवल का पास भी चाहिए, लगा दो, है ना? और वो ये लोग उस ऑफिस में थे। तो इनकी अपने मेरे को फ़ोन करके उन्होंने बताया, मैं तो तब तक वहाँ से जा चुकी थी, कि मैम हमारा आज के डेट में हमारे घर में ना हम बहुत
इम्पॉर्टेंट हो गए हैं और हम मेन अर्नर हैं, तो हमारी सारी फैमिली हमें ऐसे देखती है कि भाई ये कोई बड़ी चीज़ है। तो उनका जो सोशल एक्सेप्टेंस थी एंड जो उनके साथ पावर डायनेमिक्स थे सोसाइटी के, वो बिल्कुल चेंज हो गए। तो इस काम से आपको बहुत सेटिस्फैक्शन मिला होगा? मतलब मैंने इसलिए तो नहीं किया था, मेरा एम सिर्फ ये था कि कुछ नहीं, जैसे उन्होंने बाद में आपको कॉल किया और वो सारी चीज़ें, देन यू फील नाइस कि चलो आपने लाइफ किसी की में लाइफ कुछ में तो तो अच्छा किया। तो ऐसा कोई और वाकया आपकी सर्विस में, जैसे कुछ ऐसे भी याद? बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती रहती हैं। कुछ और बताइए इंटरेस्टिंग ऐसा। ऐसे बहुत रैंडमली सोचना तो मुश्किल है। नहीं, आराम से, हाँ। नहीं, बट यू नो व्हाट, बहुत चीज़ें होती हैं जहाँ जैसे हम लोग जजेस के तौर पे काम करते हैं बहुत इंस्टेंसेस में, तो वहीं पे अगर किसी का 40 साल से मामला अटका हुआ है और आप डेट दे के उसका केस सॉल्व कर दो, वो भी एक बड़ी चीज़ है लोगों के लिए। तो मैंने ऐसे बहुत केसेस करे हैं, मैंने कोई 500 से ऊपर कोर्ट केस निपटाए हैं। केस की जिक्र केस का कर रही हैं मैम, जैसे कि अभी फैमिली कोर्ट के फैमिली केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं। नहीं, हम वो जजेस नहीं होते, हम लोग लैंड के बेसिस, लैंड के जजेस, सिविल कोर्ट्स, सिविल कोर्ट भी नहीं होते हम लोग, स्पेसिफिकली रेवेन्यू मैटर्स में लैंड के, किसकी ज़मीन है क्या है, उस तरीके के मैटर्स में हम करते हैं। तो वो भी बहुत केसेस होते हैं। प्लस यू नो जैसे बहुत मेरे यहाँ दिक्कत थी कि गार्डियनशिप नहीं बन पा रहा था चिल्ड्रन विद मेंटल डिसेबिलिटीज़ का। वो बहुत टाइम से बने ही नहीं थे, तो हमने सारे वो बनाए। इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें, यू नो मुझे लगता है अगर आप ऑफिस में बैठे हो और अपना सिंसियरली काम कर दो, तो ही दुनिया में आप एक दिन में 150-200 लोगों का तो ऐसे ही कुछ पॉजिटिव इफेक्ट कर देते हो। यू नो किसी की शादी रजिस्टर होनी है, आप चले टाइम से वो कर दो तो वो सामने वाला कितना ज़्यादा, क्योंकि लोगों को 4-4 बार आना पड़ता है, आज नहीं है कल नहीं है। गवर्नमेंट ऑफिसर्स की यही सारी प्रॉब्लम्स है कि आपको छोटे से भी काम के लिए कई बार चक्कर काटने पड़ते हैं। हाँ, उसमें एक गलती ये भी होती है कि शायद ऑफिसर्स की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है। बहुत शॉर्टेज की वजह से लोगों को मल्टीपल काम करने पड़ते हैं, जिस वजह से उस समय प्रायोरिटी दे पाना वो थोड़ा होता है। मैं थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के प्रायोरिटी दे देती थी, बस इतना ही था। बट यू नो आई थिंक मतलब ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे इंस्टेंसेस हैं, बट हाँ याद करने थोड़े वो होंगे। बट जैसे आपने सीबीएसई के एग्जाम से जुड़ी कुछ प्लानिंग वगैरह करी थी दिव्यांग बच्चों के लिए, वो स्टोरी क्या थी? अरे बाप रे, नहीं कुछ ऐसा वो नहीं था कि बेसिकली एग्ज़ाम प्रोसेस को बच्चों चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए कैसे ईज आउट करा जाए एंड क्या नई चीज़ें हम कर सकते हैं जिनसे उन बच्चों को फ़ायदा हो। तो वो क्या बुक्स में? नहीं, सीबीएसई एग्ज़ाम प्रोसेस, 10th एंड 12th का जो पेपर देना होता है उसमें कि क्या नई तरीके से उन्हें यू नो हेल्प हो पाए। तो जैसे मैम अभी आप अरुणाचल प्रदेश में पोस्टेड हैं, तो एज अ ऑफिसर आपको वहाँ की क्या चीज़ सबसे बेस्ट लगती है और क्या कुछ कमियाँ हैं जिन पर अभी सरकार काम भी कर रही है और किया जाना भी चाहिए? आई थिंक सबसे बेसिक कमी पे आती हूँ पहले, तो वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत शॉर्टेज है ऑन मोस्ट थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल उसकी ना गलती सरकार की भी नहीं है, जहाँ 8 महीने बारिश पड़ेगी तो वहाँ चीज़ें वैसे ही जल्दी टूटती हैं, जल्दी ख़राब होती हैं। सो इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वन थिंग दैट इज़ डेफिनेटली लैकिंग, जिस पे बहुत काम हो भी रहा है। बहुत रोड्स बनी हैं, बहुत ब्रिजेस बने हैं, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है। आपको यू नो 5-6 साल में इतना अंतर है, अगर आप 6 साल पहले गए थे और अब जाएंगे तो आपको ज़मीन आसमान का अंतर दिखेगा इन टर्म्स ऑफ यू नो द फैसिलिटीज़ दैट आर अवेलेबल, बट तब भी देयर इज स्टिल अ ह्यूज गैप। एंड जो अच्छा है वो इट्स अ वेरी नाइस पीसफुल प्लेस एंड यू नो इतनी सुंदर जगह है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। अगेन वही 8 महीने की बारिश ऑल्सो क्रिएट्स अ लॉट ऑफ ब्यूटी। Exactly. And another thing that needs to be done is North East में industrial development बहुत कम है. So there's a lot of potential. I think that is still not something that is explored. In which area मैम? जैसे आप एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज की बात करिए, फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट में इतना सारा बाम्बू होता है। अब दुनिया में बाम्बू का क्या क्या बन रहा है। बाम्बू के कपड़े बन रहे हैं, बाम्बू का कॉस्मेटिक्स बनता है, बाम्बू का होम डेकोर के लिए बहुत सारा यूज़ होता है। मोर देन दैट आप उसको साइकिल्स बना सकते हो, आप उसका यू नो एक्चुअल यूज़ वाला इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हो, कार्स के इंटीरियर्स बना सकते हो, बहुत चीज़ें हैं जो बना सकते हो। बाम्बू इज़ वेरी स्टर्डी, इट इज़ स्टर्डियर देन स्टील। ओके, यस, कंक्रीट से ज़्यादा वो शॉक अब्जॉर्बेंट होता है बहुत चीज़ों में, इट्स वेरी लॉन्ग लास्टिंग। तो आप बाम्बू की बिल्डिंग्स अगर बनाओगे जो वहाँ के लिए एनवायरमेंटली सेंसिटिव भी हैं एंड दे आर वेरी ब्यूटीफुल ऑल्सो,
तो ये सब चीज़ें साउथ ईस्ट एशिया में हो रही हैं, जापान वगैरह में हो रही हैं, बट हमारे यहाँ भी नहीं हो रही हैं उस लेवल पे। तो इन पे उस लेवल पे काम किया जाए तो बहुत आगे बढ़ा जा सकता है। मैम, जैसे मैं आपके बारे में पढ़ रही थी, आप समय समय पर यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चों को गाइडेंस देती रहती हैं। जैसे कोई एग्ज़ाम हुआ तो आप सोशल मीडिया पर तुरंत बच्चों से इंटरेक्ट करती हैं कि कैसा रहा पेपर, क्या रहा। तो अभी मेंस के एग्ज़ाम होने वाले हैं 22 अगस्त से, तो आप क्या उनको देना चाहोगे सजेशन कि किन चीज़ों पर वो फोकस करें और कैसे एग्ज़ाम को लिखें? आप अपना मंत्रा कुछ बताइए। आई थिंक इस टाइम पे तो अब रिविजन का ही टाइम है, अब तो कुछ और नया आप कर नहीं सकते। नहीं, कर भी सकते हो अगर आप उस टाइप के हो। जैसे आप एग्ज़ाम देने गए हो तो कई बार स्ट्रेस में बच्चे आ जाते हैं। कुछ स्ट्रेस तो नॉर्मल है एंड होना भी चाहिए। अगर आपको बिल्कुल स्ट्रेस नहीं होगा तो आप उतनी मेहनत नहीं करोगे। स्ट्रेस एक्चुअली डज मेक यू वर्क हार्ड ऑल्सो, बट हाँ, कोई भी चीज़ की अति बुरी है तो अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो तो आप परफॉर्म भी नहीं कर पाओगे। दूसरा चीज़ जो आप गलती करते हैं मोस्टली, आप ना लिख के याद नहीं करते हो। बहुत बड़ी गलती है। मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ, तुम एक ऐसा एग्ज़ाम दे रहे हो जिसका बेस ही मेहनत करना है और उसका एम ये है कि आप वो एग्ज़ाम की मेहनत के बाद पूरी ज़िंदगी उससे 10 टाइम ज़्यादा मेहनत करो, और आप वो एग्ज़ाम में ये सोचते रहते हो कि हम क्या ना करें। सबसे ज़्यादा लोग क्या करते हैं, नोट्स बना लिए पहली रीडिंग के और फिर उससे पढ़ते रहते हैं। अब आप लॉजिक समझो, आप जब पहली रीडिंग करते हो ना, आपको 20 से 30% समझ आता है, उसका 10% आप नोट्स में लिख रहे हो। तो नोट्स में आपने क्या लिखा, मैक्सिमम 10% ऑफ द बुक, और आप उसे पढ़ते हो। और फिर आप आप इतने आलसी हो कि आप किताब भी पढ़ना नहीं चाह रहे हो, आपका अलग ही लेवल आलस चल रहा है। और फिर आप सोच रहे हो कि मैं दुनिया के टफेस्ट एग्जाम को पास कर लूँगा, और पता नहीं सबकी इमेज तो ये होती है कि वो पहले अटैम्प्ट में फर्स्ट आ जाएंगे। हाँ। सबसे ज़्यादा मेरे से यही सवाल पूछता है, मैम पहले अटैम्प्ट में फर्स्ट कैसे आते हैं? मैं कहती हूँ भाई मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने नहीं किया। उतना पेशेंस नहीं, आपका एम ही गलत है। आप कर रहे हो, आपका एम गलत है। आपको फर्स्ट जाना है, आपको देश सेवा नहीं करनी है। हाँ। आपको अपने लिए अचीवमेंट चाहिए। मैं कुछ अपने लिए दिखाना चाहता हूँ, फर्स्ट आने से क्या फ़र्क पड़ेगा? आइस तो सभी है, राइट? काम करना है ना आपको, तो काम तो आपको सबको करने को मिलेगा। तो वो फर्स्ट का क्या फ़र्क पड़ता है? सिर्फ ये ना कि मैं किसी को दिखा पाऊँ कि देखो मैं इतना होशियार हूँ, मैं इतना बड़ा हूँ, कि रैंक 1 आ गई। यस, सो दिस इज़ एन ईगो प्रॉब्लम। दूसरा चीज़, आप इतनी भी मेहनत नहीं करना चाहते कि आप एनसीईआरटी जो सबसे पतली किताब है वो पढ़ लो। आप उसमें भी शॉर्टकट ढूंढ रहे होते हो कि भाई, कई बार मैंने बच्चों को सुना है एनसीईआरटी पढ़ने में भी दिक्कत हो रही है। बाकी तो किताब में नोट्स बना रहे हैं, नोट्स बना के उसका 10 बेसिकली किताब का 10% भी हम नहीं पढ़ सकते। आप कुछ नहीं करना है, अंडरलाइन कर लो ना किताब में। आपको जो जो पॉइंट रेलेवेंट लग रहा है, आप जब तीसरी बार किताब पढ़ते हो ना, तब जाके तो आपको किताब समझ आती है। और तीसरी बार में आपको समझ आता है कि जो मैंने पहली बार सोचा था ना ये रेलेवेंट है, वो तो वो है भी नहीं। और अगर आपको नोट्स ही बनाने हैं, मान लो आपको आपने 4 किताबों से पढ़ा है और आपको ना कनेक्टर्स हैं कुछ कि इसमें ये मिसिंग है, ये मिसिंग है, आप मार्जिन्स में लिख लो, वहाँ एक पेज लगा लो, एक पेज स्टेपल कर लो किताब से, क्या दिक्कत है? तो मैम जैसे बुक रीडिंग कर रहे हैं तो उसमें क्या पूरी किताब को लिखना ज़रूरी है, जो पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट लगे? जैसे प्रैक्टिस कैसे करेंगे हम लोग किताब को लिख के, आपने बोला ना? हाँ, तो वो तो आपको उतना तो आना चाहिए। हाँ, आपको ओके, उतना तो आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आप पेपर नहीं दो, फिर तो आप बाहर निकल जाओ। क्योंकि जो क्वेश्चन है, जो टॉपिक है, उसके जो रेलेवेंट पॉइंट्स हैं वो आपको पता होंगे जब आप तीसरी चौथी बार पढ़ रहे हैं। एंड आप जब भी पढ़ रहे हैं तो आप लिख के याद करिए। एंड वो नोट्स नहीं है, वो लिख के याद करना है, उसे फेंक दीजिए। उसे फेंक दीजिए, उसे नहीं दोबारा बार पढ़िए। वो नोट्स नहीं है, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि आपको क्या याद हो, आपको क्या समझ में आया। ओके, तो रीडिंग के बाद आप रिकॉल करके लिखो। हाँ, और क्या? ओके, और क्या करना है? यही करना है। फिर आपका सिलेक्शन होने के चांसेस आई थिंक बढ़ जाएंगे। एटलीस्ट आपको टॉपिक तो पता होगा। हाँ, कि मैंने ये पढ़ाई करी थी। तो मैम जैसे आपने लबासना का अभी आई थिंक इशिता किशोर वाला जो बैच था, आपने उसको वहाँ पे होस्ट किया था, वहाँ पे अच्छा, नहीं, सो आई गो देयर टू ट्रेन फाउंडेशन कोर्स एवरी ईयर। मैं पिछले 8 सालों से कर रही हूँ, तो अभी भी मुझे नेक्स्ट वीक जाना है। अरे वाह। हाँ, सो दैट्स। तो ये थी हमारे साथ इरा सिंघल मैम, जिन्होंने बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हमें बताई। मैं ऐसे ही और अच्छे वीडियोस आपके लिए लेकर आती रहूँगी। तब तक देखते रहिए TV9 भारतवर्ष का डिजिटल प्लेटफॉर्म।